नमस्कारम। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूं आप सभी का इस प्रैक्टिस सेट में, जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और यहाँ हर सवाल आपको सफलता की ओर ले जाने वाली है, और इस सीरीज़ का नाम है एकलव्य सीरीज़। तो आज हम शुरू करते हैं अपने सुविचार के साथ कि करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट्स लगा लगा कर इतने मजबूत बन जाएंगे कि एग्ज़ाम को तो निकलना ही पड़ेगा। चलिए, तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी, मतलब डॉकयार्ड किस स्थल पर थी? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, कहाँ थी? जल्दी से आंसर बताएं। देखिए, इसका सही आंसर है लोथल। लोथल में भोगवा, लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है। और भोगवा और साबरमती नदी के किनारे, इधर भोगवा है और इधर साबरमती नदी है, इसी के बीच में लोथल पाया जाता है। अब लोथल में गोदी है वो है आयतकार आकार में, और जिसकी लंबाई 218 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 37 मीटर है। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? किसने खेल जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उसका सृजन किसने किया था? आर्यभट्ट, ज्ञानदेव, वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त? आंसर बताएं। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानदेव। ज्ञानदेव से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सांप सीढ़ी में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज्ञानदेव ने ऐसा खेल सोचा ज्ञान लगा के कि जिसमें दिमाग ही ना लगाना पड़े, तो ये सांप सीढ़ी। ठीक है, अब ये सांप सीढ़ी जो है ना वो 13वीं शताब्दी में इसका खोज किया गया था, और इसको पहले भारत में मोक्षपट्टनम नाम से जाना जाता था, मोक्षपट्टनम नाम से जाना जाता था। और इसको यूके में, मतलब ब्रिटेन में 1890 में खेला जाने लगा था। 1890 में इसको खेला जाने लगा था। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? बताइए, कौन सा सबसे पुराना सिक्का था भारत में? ताम्र सिक्के, पंचमार्क सिक्के, शीशे के सिक्के या फिर स्वर्ण के सिक्के? जल्दी से उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है ना पंचमार्क सिक्के। ये पंचमार्क सिक्के ना 6वीं ईसा पूर्व के करीब ये आई थी, जो 6वीं ईसा पूर्व से लेके 2री शताब्दी के बीच में ये चलती थी। ये अक्सर चांदी की बनी हुई होती थी। ठीक है, पंचमार्क सिक्के ये भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। चलिए आगे चलते हैं। इस पे एक तरीके से ना, इसको पंचमार्क बोल रहे हैं ना, इस पे 5 चिन्ह बने हुए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। स्तूप क्या है बताइए। सावधान टीला है, या फिर आवासीय क्षेत्र है, या फिर खुला सभागृह है, या फिर प्रार्थना सभागृह है? क्या है स्तूप? बताइए जल्दी से। देखिए, स्तूप जो है ना ये एक सावधान टीला है। ठीक है, ये एक समाधान टीला है। अब स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। ठीक है, अब तो ये कैसा, ये सेमी स्फेरिकल, मतलब अर्ध और आधा होता है, और गोलाकार आवृत्ति में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ना बौद्ध अवशेषों को बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, हालांकि आज का 5वां प्रश्न है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर, अनंतनाथ या फिर पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? बताएं, आप आंसर बताएं। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकार अभी तक हुए। ठीक है, 24वें हुए,
पहले थे ऋषभदेव, थे पहले। और सबसे अंतिम जो तीर्थकार थे वो भगवान महावीर थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जल्दी से उत्तर बताएं, कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? ये सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में। ठीक है, अब अशोक ने इसे 3री शताब्दी में बनाया था। ठीक है, 3री शताब्दी में। और इसको यूनेस्को का 1889 में, माफ़ कीजिएगा 1989 में इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया, सांची स्तूप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान जो चीनी यात्री थे वो किनके काल में भारत की यात्रा किए थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? उत्तर बताएं। तो जो फाहियान थे इन्होंने 399 में यात्रा शुरू किया और 400 ईसा पूर्व में वे भारत पहुंच गए, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के काल में आए थे। मतलब कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे और रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के काल में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? प्रश्न फिर से पढ़ती हूँ। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? मणिमेखलई, शिल्पदिकारम, तोल्काप्पियम या फिर जीवक चिंतामणि? उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है तोल्काप्पियम और इसके लेखक हैं तोल्लापियार। इस ऐसे जैसे तोल्लाप्पियम है वैसे वे उनका नाम है तोल्लापियार। इसमें बस आप आर लगा दीजिएगा तो वो उनका नाम, इनके लेखक का नाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ये है तोल्लाप्पियम के तोल्लापियार। ठीक है, और ये सबसे पुराना और लंबा तमिल साहित्य में से एक है। ठीक है, ये सबसे पुराना और लंबा क्या था? तोल्लाप्पियम और इसके लेखक तोल्लापियार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? धन विज्ञान से, वैदिक शिल्प पाठ है ये और ये धन विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या फिर धनुर्वेद? बताएं। तो देखिए 4 उपवेद होते हैं और उसमें से सबसे पहला होता है आयुर्वेद जो कि चिकित्सा से संबंधित होता है। उसके बाद फिर होता है गंधर्व वेद जो होता है वो संगीत और नृत्य से संबंधित होता है। और फिर धनुर्वेद जो होता है वो युद्ध से, ठीक है, वो धनुष से आप याद रख सकते हैं, धनुर्वेद। और शिल्प वेद जो होता है वो वास्तुकला से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा शिल्प शास्त्र। ठीक है, हम यहाँ पे शिल्प पाठ पढ़ रहे हैं ना, वैदिक शिल्प पाठ कौन सा है जो धन विज्ञान से संबंधित है, तो ये है शिल्प शास्त्र। चलिए आज का हमारा 50वां प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरै या फिर वल्लभी? उत्तर बताएं। देखिए 3री शताब्दी में ये
पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद स्थूलभद्र के में ये परिषद हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी जो थी ना वो, और पहली तो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो दूसरी थी वो वल्लभी में हुई थी, और ये 512 ईस्वी के करीब हुई थी। और ये देवर्षि श्रमाश्रमण के नेतृत्व में हुई थी, देवर्षि श्रमाश्रमण के। चलिए 51 प्रश्न है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर बिहार? जल्दी से उत्तर बताएं। तो नागार्जुनी गुफाएं जो है ना वो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं, और इसमें कुल 3 गुफाएं आती हैं। और इसे माना जाता है, ये जो तीनों गुफाएं हैं ये अशोक के पोते राजा दशरथ के आजीविका संप्रदाय के लिए बनाया गया था। ठीक है, इन तीनों का नाम था गोपी, वादिथिका एवं वापियका गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 52 है कि विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, चालुक्य। अब आप इतने तो काबिल हो गए होंगे कि आप ये प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो इसका उत्तर है अशोक। अब आप ये बताएं कि अशोक ने इसे कब बनवाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप को 3री ईसा पूर्व में बनाया था। और ये सांची स्तूप एमपी के रायसेन जिले में पाया जाता है, और इसको यूनेस्को का हेरिटेज 1989 में डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? मतलब कि जब वो एक तरीके से संन्यास का ये विधि होता है, तो उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, सांची, बोधगया। ठीक है, बताइए। ये इन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर जो है ये यूपी में पाया जाता है। और ये चिन्ह, इनका जो महापरिनिर्वाण है गौतम बुद्ध का, इसे चिन्हित किया जाता है रामभर स्तूप के द्वारा। वहाँ पे एक रामभर स्तूप है, उसी के द्वारा इसको चिन्हित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? द्रविड़, होयसल, वेशर या फिर नागर? इसका तो आप उत्तर बता सकते हैं। ये भी आप बता सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, किस भगवान का पूजा करते हैं इसमें, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा। तो उत्तर है इसका नागर। ठीक है, नागर शैली में है। और कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ है? एमपी में है और छतरपुर ज़िला में है, छतरपुर ज़िला। ठीक है, और ये खजुराहो मंदिर जो है वहाँ है, और इसमें पूजा की जाती है शंकर की, भगवान शंकर की। अब चलिए, ये अंतिम नहीं है, अब और 10 प्रश्न बाकी हैं जिसमें आपको स्कोर करना है और फोड़ देना है। तो चलिए 55 नहीं है, ये 15वां है। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? कालिदास, नकीर, वसुमित्र, चाणक्य। बताइए आंसर। तो इसकी अध्यक्षता नकीर ने की थी, और उत्तरी मदुरै में
मदुरै में इसकी अध्यक्षता की थी। मतलब तीसरा तमिल संगम उत्तरी मदुरै में हुआ था। चलिए 56वें, किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याएं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? शिवराम राजगुरु, राजकुमार शुक्ल, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। बताइए। अगर आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, 1917 में जो हुआ था, एक तरीके का ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आप बता सकते हैं ये अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बिहार के किसान थे उन पे जो अत्याचार हो रहा था, तो यही चंपारण सत्याग्रह के द्वारा उसे खत्म करने का कोशिश किया गया था। चलिए अपना अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं, वह कहानियों को दर्शाती हैं। किसकी कहानियों को दर्शाती हैं बताइए। और कैसी? अरबी, बौद्ध, मराठा या फिर इस्लामी? उत्तर बताएं। तो ये बौद्ध कहानियों को दर्शाती हैं। और ये जो अजंता की गुफा है ना, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और इसमें 30 रॉक कट बुद्ध बनाए गए हैं। 30 रॉक से मतलब कट करके बुद्ध बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? रघुवंशम, अभिधर्मकोश, विष्णु पुराण, ऋतु संहार। आंसर बताएं। इसका सही उत्तर है अभिधर्मकोश। अभिधर्मकोश जो है ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। चलिए इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर निम्बार्क? इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्टाद्वैत के दर्शन के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साठवां प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर सारिपुत्र? तो इनका मूल नाम वर्धमान था। और आप ये बता सकते हैं कि सिद्धार्थ किसका मूल नाम था, ठीक है? और इन्हें ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? मृच्छकटिक का लेखक कौन है? हर्ष, शूद्रक, भास, कालिदास? बताएं। देखिए मृच्छकटिक जो है ना, ये एक संस्कृत का नाटक है, ठीक है? ये 2री शताब्दी के करीब इसको रचा गया है। और इसमें बात किया गया है कि एक चारुदत्त नाम का व्यक्ति उसको एक धनी दरबारी से उसकी प्रेम की व्याख्या की गई है। चलिए इसका उत्तर है, इसको रचने वाले हैं शूद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। और ये चौथा प्रश्न है, अंतिम चौथा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? बताइए कि कौन है जो 9 रत्नों में से एक है? विशाखादत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलना, वराहमिहिर? बताएं। तो मैं आपको 9 रत्नों का नाम बोल देती हूँ।
पहले थे अमर सिंह, दूसरे थे धन्वंतरी, तीसरे थे घट्टारपर और चौथे थे कालिदास, पांचवे थे क्षपणक और छठे थे शंकु, सातवें थे वराहमिहिर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वराहमिहिर, जो कि यहाँ उत्तर होने वाला है वराहमिहिर, और थे वराहमिहिर बोल दिया, वररुचि, और फिर थे वल्लभट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? हड़प्पाई, खरोष्टी, देवनागरी या फिर ब्राह्मी? बताएं। ये ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ये जो था ना, ये पहला गुणपुरा लेख था जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये 3री शताब्दी में लिखा गया था। वो अशोक के शिलालेख में लिखा गया था, जिसको सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति जेम्स प्रिशप, जिन्होंने 1837 में पढ़ा था। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और पुरातात्विक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसका राज्य था, आप ये बता सकते हैं। ब्रह्मगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर शूद्रक? तो इनके बाद काल था समुद्रगुप्त का, और समुद्रगुप्त का काल 335 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व तक था। मतलब हम कह सकते 335 पर उन्होंने गद्दी संभाली थी। और ये पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम के और कुमारा देवी के। ठीक है, ये पश्चिमी विद्वान इन्हें नेपोलियन भी कहते थे, भारत का नेपोलियन, और इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो दरबारी थे और दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ या फिर प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का रचना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होने वाला है अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ आप लोग ये प्रश्न के बाद मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ, आज आपने कितना सही कर लिया और आप सफलता के कितने नज़दीक जा पहुँचे हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? गौतमेश्वर, ऋषभ, महावीर, पारसनाथ? क्या था, बताएं। अब इसके उत्तर के साथ इसका तो आप इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो 24वें तीर्थकार थे महावीर, और 24वें के साथ साथ ये अंतिम भी थे। 24वें के साथ साथ ये अंतिम तीर्थकार भी थे, और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये रानी त्रिशला के पुत्र थे, और रानी त्रिशला के जब ये गर्भ में थे तो कहा जाता है कि उन्हें 14 स्वप्न आए थे। 14 सपने आए थे, और कहीं कहीं बोला जाता है कहीं उन्हें 16 स्वप्न भी आए थे। चलिए इसी के साथ अब हम कमेंट वर्क पर पहुंच गए हैं, जहां हम होमवर्क नहीं कमेंट वर्क देखते हैं। आपको अब उत्तर आपको बताना है कि इसका क्या है कमेंट सेक्शन में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शशांक, दंतीदुर्ग, शिमुक या फिर गुप्त?